भारतीय अर्थशास्त्र जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले गरीबी का जो है आकलन किसने किया? आधुनिक अर्थशास्त्र जनक कौन है? जे एम किन्स है। जैसे मान लीजिए ये अगर माइक्रो है और ये जो है मैक्रो है, तो इन बीच में जो है एक नई अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ जिसे मिजो इकोनॉमिक्स। 26 में विश्व का प्रथम जो है चावल उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन सा है? तो क्या आप बताएंगे अप्रैल 2026 में एथेनॉल कितने % पेट्रोल में मिलाया गया है? अभी हाल में अचीम स्टीनर, इनके जगह पे जो है अलेक्जेंडर, कौन हुए? अलेक्जेंडर जेंडर। नारियल के उत्पादन में विश्व का प्रथम जो स्थान किस देश का है? हमने आपसे अभी पूछा था कि ऊन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान? 8वां वेतन आयोग भारत में कब लागू किया गया? कितने % टैक्स जो है या कितने % विभाज्य का पूल जो है राज्यों को देने का हिस्सा निर्धारित किया है? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की ये पहली क्लास है और ये बिल्कुल इसमें कॉमन कंटेंट रखे गए हैं जो किसी भी एग्जाम में जो है काम आएंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं, वो सभी कंटेंट हैं। आइए, भारत में नियोजन से संबंधित पुस्तक जो है निम्नलिखित है। बिल्कुल नाम आपको इसका याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा। इसी में उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत को दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। मैं आपको जो करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछता जाऊंगा जो आपको बताते रहना है, ठीक है, ताकि जो है आपके इसके साथ जीएस के साथ करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा हुआ है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त ने लिखा था, ठीक है। एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एम.जी. रनाडे हैं। और जो है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जे एम किन्स हैं, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले गरीबी का जो है आकलन किसने किया था? तो जेल में बंद कैदियों के आधार पे दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने दिया था? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। भारत भूख से मर रहा था, ये नारा किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार की अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है और उभरती हुई बाजार वाली अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। द्वैत अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था भारत के अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट हम समझ रहेंगे। तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थोड़ा मैं बता दूं जो मुझे कठिन लग रहा है। तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मतलब पहली दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका की है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है रूस चीन का है और तीसरा जो है भारत का है। चौथे नंबर पे जो है अफ्रीका के कुछ देश आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप बाकी सब कुछ समझ रहे होंगे। ये द्वैत अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था मतलब कि भारत में आज भी गांव में बैलगाड़ी से लोग चलते हैं। आप जानते होंगे भारत में आज भी बैलों से खेतों की जो है कुड़ाई होती है। और जो है भारत आज जो है गगनयान, मंगलयान, ये सब जो है आदित्य एल1 जो है, चंद्रयान 3, ये सब जो है भारत जो वहाँ पे जो है ऊंचाई तक पहुँच रहा है। यानी भारत में दोहरी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट आइए देखते हैं द्वैत अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था को मैं यहाँ फिर से बता दिया हूँ कि द्वैत अर्थव्यवस्था जिसमें एडवांस और बैकवर्ड सेक्टर में संवादहीनता रहता है। जैसे आज इसरो के कार्य भी प्रगति पे हैं और मानव आज भी बैलगाड़ी से भी कार्य कर रहा है। अर्थव्यवस्था का क्रमिक वर्गीकरण ये जो है दुनिया के देश के आधार पर निम्न 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहली दुनिया का देश की बात अगर किया जाए तो अमेरिका, दूसरी दुनिया के देश बात किया जाए तो रूस, और तीसरी दुनिया की बात किया जाए तो भारत, और चौथी दुनिया का देश बात किया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के जो है निम्न देश हैं। अर्थशास्त्र संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट निम्नलिखित हैं। अगर पूछे आपके एग्जाम में विश्व में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन है। विश्व में आधुनिक शब्द जुड़ जाए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जे एम किन्स हैं और इनकी पुस्तक का नाम जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया है और इनकी पुस्तक का नाम अभी आपने देखा प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनके पुस्तक का नाम है। अब करंट अफेयर से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व का सबसे बड़ा जो है रिटेल फास्ट जो है
पेमेंट प्रणाली किसे घोषित किया है? क्या आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो है अगर वैश्विक वस्त्र सम्मेलन की बात की जाए 2026 में, तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? दोनों का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये 3 पुस्तक आपको लेना चाहिए और ये 599 में है। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है। इसमें विषयवार जो है पूरा कवरेज किया गया है और बिखरे हुए कंटेंट को मेरे द्वारा एक जगह इकट्ठा किया है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पे आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में मैं संकलित करने का जो है प्रयास किया हूँ, जो मेरा पढ़ाने का अनुभव है। जल्दी सिलेबस खत्म रिवाइज करने का सबसे असरदार विकल्प है। और जो है बुक लेने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, बुक जो है आपको लिंक इसकी भेज दी जाएगी। नया बैच स्टार्ट हुआ है टक्कर असिस्टेंट प्रोफेसर का GS बैच, और TGT PGT बैच जो है GS स्पेशल ये स्टार्ट हुआ है, और प्रिंसिपल का GS पेपर स्टार्ट हुआ है, और सुपर टेट GS पेपर जो है स्टार्ट किया गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है सब्जेक्ट ये स्टार्ट किया गया है। कोर्स को इस QR कोड के माध्यम से ले सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु ये डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में पर डे जो है करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, इस पे जुड़ना चाहिए आप सबको, और जो है टेलीग्राम पे टेस्ट को देना चाहिए। सभी वीडियो के लिंक इस व्हाट्सएप पे दे दिया जाता है, आपको इससे जुड़ना। तो मैं 2 प्रश्न आपसे पूछा था कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे जो है सबसे बड़ा रिटेल जो है पेमेंट प्रणाली बना जो है कहा या घोषित किया है, तो याद रखिएगा भारत के UPI को। भारत की UPI जो है विश्व का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट जो है पेमेंट प्रणाली है। और वैश्विक वस्त्र सम्मेलन 26 कहाँ हुआ? भारत मंडपम में हुआ था। कुछ प्रश्न तो एकदम सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए। किसान ऋण माफी योजना किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अर्थशास्त्र समझने के लिए कुछ सार्वभौमिक फैक्ट जो है नीचे दिए गए हैं, जैसे वर्तमान में समाज में संसाधन सीमित हैं और आवश्यकता क्या है? हम सबका असीमित है। अर्थात जो है सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। उपरोक्त बातों से जो है उत्पन्न समस्या को सार्वभौमिक समस्या जो है कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है माइक्रो, सूक्ष्म या व्यष्टि। इसमें अध्ययन का आधार क्या होता है? इकाई या यूनिट के आधार पे किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है मैक्रो, इसमें अध्ययन का आधार क्या होता है? बैलेंस शीट के आधार पे किया जाता है। और मीजो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसमें जो है आर्थिक समस्या हुई जिसके परिणाम स्वरूप एक नए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, जिसे मीजो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये अगर माइक्रो है और ये जो है मैक्रो है, तो इन बीच में जो है एक नई अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ, जिसे मीजो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली। यह 3 भागों में बटा हुआ है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि जो है कोई अर्थव्यवस्था जो है पूंजीपतियों के हाथ में हो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर कोई अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कोई अर्थव्यवस्था दोनों के हाथ में हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। आइए इसको मानक रूप में देखा जाए। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला का बैठक 2026 में कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र की प्रधानता, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व और आर्थिक गतिविधियां सरकारी नियंत्रण में होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है और आर्थिक गतिविधियां व निजी व सरकारी दोनों नियंत्रण में होती है मिश्रित में। नोट कर लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था औद्योगिक नीति 1948 के अंतर्गत जो है किया गया है। नेक्स्ट है इसमें से अर्थव्यवस्था का आप देखेंगे वर्गीकरण कर्मिक दुनिया के आधार पे जो है कैसे किया जाता है। तो कर्मिक दुनिया के आधार पे 4 भागों में किया गया जाता है: पहली दुनिया का देश, दूसरी दुनिया का देश, तीसरी और चौथी दुनिया का देश। अभी इसकी हम लोग चर्चा किए हैं। दूसरी दुनिया का देश में अब थोड़ा परिभाषा के साथ देखा जाए कि जो है पहली दुनिया का देश क्या होता है? अमेरिका होता है, ठीक है। और दूसरी दुनिया का देश समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जो है विकसित अर्थव्यवस्था होती है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है, जैसे रूस कभी 1990 के दशक में था। तीसरी दुनिया का देश में देखा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्था है, जीवन स्तर निम्न है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग शेष है, जैसे भारत, ठीक है। नेक्स्ट है, आप भारत का याद रखिएगा, सीधे यही पूछता है मिश्रित अर्थव्यवस्था या तीसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था।
नेक्स्ट आइए देखा जाए चौथी दुनिया का अर्थव्यवस्था, जिनको अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर निम्न है, संसाधनों का ज्ञान नहीं है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ निम्न देश हैं। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकरण किया गया 1 जुलाई 2017 को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकरण जो है विश्व बैंक द्वारा किया गया, जो निम्नलिखित पहला निम्न आय मध्यम समूह वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, निम्न आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, उच्च आय समूह वाली अर्थव्यवस्था। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नोट कर लीजिएगा, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में यह लक्ष्य रखा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या 5 अरब अमेरिकी डॉलर जो है 24-25 तक बनाई जाएगी। यह तभी संभव होगा जब ग्रोथ रेट जो है 8% प्रति वर्ष और महंगाई रेट जो है 4% होगा। याद रखिएगा, ये आंकड़ा पुराना नहीं है, पूछा जा सकता है कि जो है भारत का ग्रोथ रेट 8% जो है प्रति वर्ष और महंगाई रेट 4% रखा गया था। किस लिए रखा गया था? कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन जो है अमेरिकी डॉलर या 5 अरब अमेरिकी डॉलर 24-25 तक बनाई जाएगी। लेकिन वो लक्ष्य पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है आप जानते भी होंगे। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक होता है, इसे मापना संभव है, इसे मापते हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है, जिसे माप संभव नहीं है। विकास 3 प्रकार का होता है, मानव विकास, सतत विकास, समावेशी विकास। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव विकास, ठीक है, मानव विकास का 25 में अभी था, 26 में भी वही चलेगा कि जो है भारत का जो है 130वां स्थान है, 25 में सतत विकास में 99वां स्थान है। अभी नई रिपोर्ट आएगी तो उसमें देख लीजिएगा। अगर आपसे हम पूछें कि विश्व मुद्रा कोष के अनुसार जो है अप्रैल 2026 में भारत का जो है अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान से किस स्थान पे चला गया? क्या चौथे स्थान पे चला गया या 6वें स्थान पे चला गया? तो 6वें स्थान पे चला गया, याद रखिएगा। अभी 2025-26 में जो है आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसने पेश किया? याद रखिएगा, बजट से पहले आर्थिक जो है सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण ठीक वैसे ही है जैसे आपने 9th में क्या पढ़ा, 9th में क्या पढ़ा, क्या उसका रिजल्ट निकला, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है। 10th में क्या और कैसे पढ़ेंगे कि आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, वो बजट में उसकी चर्चा की जाती है। आप ये भी जानते होंगे कि 26 में विश्व का प्रथम जो है चावल उत्पादन में, याद रखिएगा, चावल उत्पादन में स्थान तो पहले चीन का था, अब किसका है? भारत का हो गया है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। 26 में एक और डाटा चेंज हुआ है, भारत का जो है सबसे बड़ा साझेदार देश अमेरिका था। लेकिन 26 में याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन सा है? तो अब अमेरिका की जगह पे कौन हो गया है? चीन हो गया है। मानव विकास लोगों के चयन प्रक्रिया का विस्तार है और जो है इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से स्थानांतरित करके मानव विकास पर केंद्रित करना है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 आयाम को शामिल किया गया है। 20 बार पूछा होगा रूप बदल के, यानी मानव विकास के सूचकांक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को देखा जाता है। आखिर मानव विकास जारी कौन करता है? तो मानव विकास याद रखिएगा, अगर विश्व की बात होगी, 2 मिनट समझ लीजिए इसको, विश्व की बात होगी तो यूएनडीपी द्वारा जो है जारी किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। पूछेगा कि भारत में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा भारत में मानव विकास सूचकांक जो है नीति आयोग जारी करता है। दोनों में अंतर है, दोनों एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या आप बताएंगे अप्रैल 2026 में एथेनॉल कितने % पेट्रोल में मिलाया गया है? मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित 2 संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जो हमने अभी आपको बताया कि यूएनडीपी द्वारा, और यूएनडीपी विश्व में सभी देशों का जारी करता है। नीति आयोग द्वारा भारत के सभी राज्यों द्वारा। तो पेट्रोल जो है 20%, याद रखिएगा, पेट्रोल जो है 80%, ठीक है, 80%, और एथेनॉल इसमें 20% मिलाया जाता है। और ये प्रश्न आ सकता है अप्रैल 2026 से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के विषय में देखा जाए, क्यों यूएनडीपी के विषय में पूछ सकता है? क्योंकि यूएनडीपी क्या करता है? विश्व में सभी देशों का जो है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 130वां भी याद रखिएगा। नई आंकड़ा अभी तक नहीं आई है, इस वीडियो बनने तक नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में देखेंगे, स्थापना 1965 में हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका संबंध यूएन या संयुक्त राष्ट्र है। यह संस्था बदलाव का पक्षधर होता है। प्रथम अध्यक्ष जो है पॉल जी हॉफमैन थे। अभी हाल में अचीम स्टेनर थे। कौन थे? अचीम स्टेनर थे, ठीक है। और ये जो है इनके जगह पे जो है अलेक्जेंडर, कौन हुए हैं? अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर जो है डी क्रू हुए अब ये हुए हैं, तो इनके स्थान पे याद रखिएगा अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। प्रथम कौन थे? पालजी हाफमैन थे। ठीक है, तो 1988-93 तक एक जो है प्रशासक विलियम ड्रॉपर थे, याद रखिएगा। और इन्हीं के सत्र के दौरान विशेष सलाहकार कौन थे? महबूब उल हक थे। और कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान से। और महबूब उल हक को जो है मानव विकास सूचकांक का जनक कहा जाता है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। एक और प्रश्न बताइए, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाया था। अभी आपने बताया कि भारत में अप्रैल 2026 से एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलाया जाता है और 80% पेट्रोल होता है। अगर आपसे हम पूछे कि ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में ये भी बताइए कि नारियल के उत्पादन में विश्व का प्रथम जो स्थान किस देश का है। 2 प्रश्न बताइए, फिर ऐसे क्लास हम लोग करते जाएंगे, यानी करंट अफेयर और जीएस दोनों आपकी तैयारी नॉर्मल क्लास में, ये जो है जनरल इकोनॉमिक क्लास में आपको शुरू करा मतलब खत्म कर देंगे। नोट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान, 25 में विश्व के प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का है, किसमें? मानव विकास सूचकांक में है। यूएनडीपी का उद्देश्य निम्नलिखित है, याद रखिएगा। यूएनडीपी के जो उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और ऊर्जा का संरक्षण करना, संकट से बचाव व पुनरुत्थान करना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सशक्त बनाना, गरीबी को विश्व स्तर से समाप्त करना और HIV या एड्स रोग को समाप्त करना, ये उसका उद्देश्य था। सतत विकास देखा जाए, सतत विकास से भी प्रश्न आते हैं। सतत विकास की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य घोषित किया गया जिसका नाम निम्नलिखित है। अभी तक 2 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं, यानी सतत विकास के 2 लक्ष्य याद रखिएगा। एक 2000 से 2015 तक था, MDG कहा जाता है, फुल फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है, जो है 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, कम चांस है पूछने का। दूसरा 2015 से 30 तक चलेगा, SDG कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? SDG कब तक चलेगा? तो 2030 तक चलेगा। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, याद रखिएगा, इसका MDG का फुल फॉर्म और जो है SDG का फुल फॉर्म क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे सतत विकास का लक्ष्य UN 2015 का पेरिस सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया, क्या कि 15 से 30 तक दुनिया SDG को पाने के लिए कार्य करेगी। इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया। भारत में सतत विकास की नोडल एजेंसी नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय है। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा। अब 17 तो आपको याद हो नहीं पाएगा, याद करना भी नहीं है, बस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर उसी में से पूछेगा कि सतत विकास लक्ष्य जो 17 निर्धारित किए गए हैं उसका पहला कौन है, या पूछेगा, ये पूरा चांस बनता है कि सतत विकास लक्ष्य में जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें से निम्न में से कौन नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 याद करिएगा, उसी में से गलत पूछ देगा। हमने आपसे अभी पूछा था कि ऊन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, तो याद रखिएगा कौन सा है? राजस्थान है, क्योंकि ऊन और भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंबिकानगर राजस्थान में है। उसके बाद प्रश्न पूछा था कि विश्व में नारियल उत्पादन में प्रथम देश किसका है, प्रथम स्थान किसका है? तो अपने देश का है भाई, भारत का है नारियल उत्पादन में। नारियल का पानी आप लोग पीते हैं ना, नारियल का पानी से पेट साफ होता है, पीना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद फिर प्रश्न पूछते रहेंगे। अब देखा जाए सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य में देखा जाए, पहला गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। मेरा पर्सनल अनुभव कहता है ये चारों आप याद कर लीजिए, ठीक है, बाकी को भी ध्यान से देख लीजिएगा। यानी पहला सतत विकास के 17 लक्ष्यों में पहला क्या है? गरीबी है, ठीक है, गरीबी याद रखिएगा, पहला पूछता है। भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। उसके बाद 5वां लैंगिक समानता। 6वां पानी व स्वच्छता की विशेष ध्यान, इसको भी ध्यान से दिमाग में बैठाइएगा। उसके बाद ऊर्जा, फिर काम। नेक्स्ट है औद्योगिकरण, विषमता, सतत शहर, सतत उपभोग, जलवायु परिवर्तन, जल के नीचे जीवन, लाइफ एवं वाटर, शांति और विश्व के सभी देशों की भागीदारी। ये 17 लक्ष्य जो है सतत विकास के बताए गए थे। यानी SDG गोल जो है 15 से 30 तक चलेगा। ये 17 लक्ष्य अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की माप को देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट छटे हुए चीज़ है इस क्लास में मैंने शामिल कर दिया है ताकि आपको समझने में, याद होने में आसानी हो। मैक्सिमम प्रश्न आप देखेंगे यहीं से फंस जाएंगे आपके।
एग्जाम में। एक और प्रश्न भी जानते होंगे कि 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, या 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला जो है प्रथम राज्य कौन सा है, असम है। अगर आपसे मैं सीधे सीधे पूछूं कि 8वां वेतन आयोग भारत में कब लागू किया गया, तो क्या आप डेट बता सकते हैं 8वां वेतन आयोग भारत में कब लागू किया गया? ठीक है, आइए देखा जाए। भारत में राष्ट्रीय आय की माप सर विलियम पिट्टी 1665 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है, विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने दिया था? विलियम पिट्टी ने दिया था, सब नहीं पूछता है। और 1876 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया, इसलिए दादा भाई नौरोजी को भारत के राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। आखिर दादा भाई नौरोजी हैं कौन, जिनके विषय में इकोनॉमिक्स में इतना नाम लिया जाता है? तो थोड़ा सा इनका परिचय दादा भाई नौरोजी का मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, जो पारसी धर्म से संबंधित थे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दिया था। भारत भुखमरी से मर रहा है और जो है इनका इन्हीं का नारा था। और भारत में गरीबी का आकलन भी इन्होंने सबसे पहले किया था जेल में बंद कैदियों के आधार पे। अभी आपने देखा भारत में राष्ट्रीय आय भी इन्होंने सबसे पहले निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट पे कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 से 67 में राष्ट्रीय आय दिया था, जिसका आधार वर्ष 1876 था। आधार वर्ष हमेशा पीछे चलता है, याद रखिएगा, लेकिन जो है ये आगे चल रहा है। जैसे 2012 से का आधार वर्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस समझिएगा इस बात को। आधार वर्ष जो है उपभोक्ता सूचकांक मूल्यांकन का जो है 2012 ही चल रहा था, अभी अब बदल दिया गया। अब बदल के क्या रखा गया है? 2024 आधार वर्ष रखा गया था। याद रखिएगा, ये पूछेगा। आधार वर्ष हर 5 साल में बदल जाता है, किन्हीं कारणों से नहीं बदल पाया। हमने आपसे पूछा कि 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला राज्य कौन था? असम था। कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए। और जो है इस समय आधार वर्ष क्या था? आगे था, यही सही लगाइएगा, मैंने यहाँ लिख दिया। 1931 ईस्वी में VKRV राव ने भारत के राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान जो है लगाया था। अगस्त 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय आय समिति का गठन? याद रखिएगा कब? 1949 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस थे और इसके सदस्य DR गाडगिल थे और VKRV राव थे। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए इस समिति के आधार पर 2 संगठन भारत में तैयार किए गए, CSO और NSSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब करंट में इसको पढ़िएगा, इसका इस समय थीम क्या था? 26 वाला लिखवाएंगे, अब किसी करंट की भी क्लास चलाएंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा CSO कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तय करता है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यही समझना है। जून 2019 को फिर से देख लीजिए, जो है CSO और NSSO को क्या होता है? जून 2019 में दोनों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO क्या कहा गया? NSO कहते हैं। ये प्रश्न पूछता है। इस संगठन को रंगराजन समिति के आधार पर बनाया गया था। नोट कर लीजिएगा, रंगराजन समिति का गठन 2000 में हुआ था। 2001 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट जिसमें जो है निम्नलिखित 2, यानी 2001 में इन्होंने रंगराजन समिति ने रिपोर्ट दिया था, जिस रिपोर्ट में निम्नलिखित 2 सिफारिश की गई थी। क्या सिफारिश की गई थी? कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाए, दूसरा CSO और NSSO का विलय कर दिया जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 से मनाया जाना शुरू किया गया। अब आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे NSO, यानी कह सकते हैं CSO। ठीक है, और उसको जो है दोनों को मिला के NSO बना दिया गया। अब NSO ही की चर्चा यहाँ से करेंगे। NSO क्या करेगा? राष्ट्रीय आय की गणना मिश्रित विधि से करता है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि को जोड़कर मिश्रित विधि जो है निकाली जाती है। अब हम लोग आते हैं आधार वर्ष। आधार वर्ष बेस ईयर। आधार वर्ष NSO द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? NSO के द्वारा आधार वर्ष जारी किया जाता है। पहला आधार वर्ष 1948-49 में जारी किया गया। अब जो पूछेगा कि वर्तमान 26 में आधार वर्ष क्या बना, तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, चूँकि करंट वर्ष का प्रश्न है 2024। ठीक है, आधार वर्ष क्या रखा गया? 2024। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आधार वर्ष बदल दिया जाता है, परंतु वर्तमान में आधार वर्ष 11-12 ही चल रहा है। अब जो है 11-12 नहीं कर सकते हैं, अब क्या चल रहा है?
24 चल रहा है। ठीक है, जो भी कारण रहा हो, अब जो है 5 वर्ष में नहीं बदला, जो भी बात हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 96 में विशेष आंकड़ा प्रसार पद्धति जो है SDDS जारी किया गया, जिस पर भारत 1997 में इस पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए कुछ समिति के विषय हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे ढोलकिया समिति। जीडीपी के आधार पर जो है आधार वर्ष 16-17 बनाने की सिफारिश किया गया, नहीं सफल हो पाया। रमेश चंद समिति ने क्या किया, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष 19-20 बनाने का सिफारिश किया, नहीं सफल हुआ। NSO द्वारा पर्यावरण सांख्यिकी या ऊर्जा सांख्यिकी जारी किया जाता है। 7वीं आर्थिक जनगणना 2020 में NSO द्वारा जारी किया गया। अब देखा जाए अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार विभाजन, जो आपके एग्जाम में ये सदाबहार प्रश्न आज भी बन के आते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार विभाजन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र में, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र में, तीसरा तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट है, अभी डिटेल में आगे हम बताएंगे क्या क्या एग्जाम्पल आता है, लेकिन पहले यहाँ आप समझेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से संबंधित है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार जो है ये शब्दावली बदल के पूछी जाती है कि भारत के जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में जो है निम्न में से किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान है। अभी 2-3 एग्जाम 26 में हुए, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कृषि हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मजदूर वाली जो वर्क होता है इस क्षेत्र में आ जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में जो निर्माण जो होती है उसमें जैसे पुल का निर्माण हुआ, कि सरकारी किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में जैसे बैंक, बिजली, बीमा, ये इत्यादि जो है जिसमें सर्विस वाली दिया जाता है, सेवा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आइए डिटेल इसको देखा जाए। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र से संबंधित, कि इसमें कृषि क्षेत्र संबंधित क्रियाकलाप होगा, जैसे वानिकी, फॉरेस्ट जो है, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आएगा। पशुपालन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आएगा, या निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में बताना रहेगा। द्वितीय क्षेत्र क्या है, विनिर्माण क्षेत्र, इसमें विनिर्माण आ जाएगा, पुल का निर्माण होगा, बिल्डिंग आदि का निर्माण आ जाएगा। सबसे अधिक एग्जाम में आपके यही पूछा जाता है, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र पूछा जाता है। लेकिन अब आपसे एक प्रश्न पूछेंगे करंट अफेयर का, तब आगे पढ़ाएंगे। आपको बताना है कि भारत का प्रथम सोलर एटीएम, मतलब ऐसा एटीएम जो सोलर से चलता हो, गाड़ी पे लगा हो, सोलर से चलता हो, गाड़ी घूमती हो, तो किस राज्य द्वारा, थोड़ा प्रश्न कठिन है तो बता दे रहा हूँ, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा भारत का पहला जो है सोलर पावर एटीएम लगाया गया। ठीक है, और आपको मालूम होगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह थे। प्रथम के कौन थे, KC नियोगी थे। वर्तमान में कौन है, जो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। और अरविंद पनगड़िया जो है कब से हैं, 1 अप्रैल 2025 से लेकर याद रखिएगा जो है 31 मार्च 2031 तक होंगे। और ये क्या करते हैं, वित्त आयोग क्या करता है, अनुच्छेद 270 के अनुसार जो है विभाज्य का पूल, याद रखिएगा एक शब्द मैं लिख दे रहा हूँ, विभाज्य का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, विभाज्य का पूल। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, विभाज्य का पूल का अर्थ हुआ कि जो केंद्र सरकार जो है करों को वसूलता है तो उसको कितना % राज्य को देगा, कितना अपने पास रखेगा, इसका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 270 में है। अभी इससे करंट क्या बनेगा कि 2026 में जो 16वां वित्त आयोग डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का आया है, वो कितने % टैक्स जो है या कितने % विभाज्य का पूल जो है राज्यों को देने का हिस्सा निर्धारित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। कितना, 41% याद रखिएगा, 41% जो है देने का जो है ये निर्धारित किया है। किसने, 16वें वित्त आयोग ने निर्धारित किया है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में देखते हैं। तृतीय सेवा क्षेत्र में क्या होगा, आएगा विद्युत आएगा, परिवहन आएगा, व्यापार आएगा, बैंकिंग आएगा, भू संपत्ति या स्थायित्व आएगा, लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा आएगा, गैस आएगा, जल आएगा, भंडार आएगा, संचार, होटल, रेस्तरां और बीमा अन्य क्षेत्र ये आएगा। योजना क्या है, और सबसे अधिक आपके एग्जाम में आता है, सबसे अधिक जब से नीति आयोग का स्थापना हुआ जो है योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 15 मार्च
15 मार्च 1950 को हुआ। फिर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी का निर्माण कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। दोनों एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और नीति आयोग आप जानते ही होंगे 1 जनवरी 2015 को जो है इसका निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखा जाए, नियोजन किसी दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान में किया गया प्रयास ही नियोजन या आयोजन कहलाता है। नियोजन किस सूची का विषय है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आप ये भी जानते होंगे समवर्ती सूची क्या है, वह सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कार्य करती है, उसे समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए, योजना। भारत में नियोजन से संबंधित पुस्तक जो है इसकी चर्चा हम लोग अभी पहले पेज पे ही कर चुके हैं, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और नियोजन के जनक कौन है भारत में, एम विश्वेश्वरैया हैं, जिन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में जो है सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। और उस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ, 1938 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का जब स्थापना हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। और राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। यानी इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत में योजना का इतिहास देखा जाए शॉर्टकट में, भारत में योजना का इतिहास निम्नलिखित है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, अभी चर्चा हम लोगों ने कर दिया। 1941 में मुदालियर प्लान जिसे कहा जाता है रामास्वामी मुदालियर प्लान। 1944 में बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान देश के 8 उद्योगपतियों द्वारा दिया गया। जैसे देश के 8 उद्योगपति कौन कौन थे, जैसे JRD टाटा, GD बिरला, जॉन मथाई, DF सर्राफ, आर्देश्वर दलाल जो है, उसके बाद सेठ कस्तूरी भाई, लाल भाई, सर श्रीराम और सर पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा जो है दिया गया। 1946 में नियोजन सलाहकारी बोर्ड की समिति का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे। मार्च 1950 में कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया, अभी आपको हमने चर्चा किया भी था। उसके बाद 28 मार्च 1950 को योजना आयोग के कार्य प्रारंभ किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्य जो है योजना आयोग द्वारा किया जाता है। बात को समझिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगा कौन, योजना आयोग, जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और पंचवर्षीय योजना को जब योजना आयोग बनाएगा तो उस पर मोहर कौन लगाएगा, अनुमोदन कौन करेगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। अब आपसे हम प्रश्न पूछें कि बताइए 26 में माल ढुलाई में भारत में प्रथम स्थान किस, या भारत में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह का है, किस बंदरगाह का, ये आपको बताना है। अगर मैं कहिए तो हिंट्स कर दे रहा हूं, तो उस बंदरगाह का प्राचीन नाम कांडला बंदरगाह था। अब बताइए, अगर आप उस बंदरगाह का आधुनिक नाम जानते होंगे तो बता सकते हैं। यानी माल ढुलाई में जो है प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान किसका है, हमने आंसर बता दिया, अब खुद के बताइए। यहाँ देखिएगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित या मुहर लगाता है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा किया गया। कब, 15 अगस्त 2014 को, एक साल पहले जब इसकी स्थापना हुई। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो है गठन कर दिया गया। ठीक है, अनुराग जैन, नीति आयोग के अनुराग जैन 26 में क्या बनाए गए हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना है। ठीक है, बस सिंपल प्रश्न तो आप बता दीजिए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य निम्नलिखित है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के विषय अब तो बंद हो गया है, लेकिन इसका लक्ष्य देखा जाए जो पूछता है तो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या है भाई, कि जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, कृषि था, ब्रूमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उद्योग था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भर। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, स्थिरता में समृद्धि। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, निर्धरता उन्मूलन। छठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, आधुनिकीकरण। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, भोजन का उत्पादकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मानव संसाधन, इसका उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय व समता। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था,
मानव कल्याण। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और आखिरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा कब चला था? ये 2012 से लेकर 17 तक चला था, लेकिन बीच में ही तोड़ दिया गया। कब? 1/1/2015 को तोड़ दिया गया। और तोड़ने वाले प्रधानमंत्री कौन है, उनका जो है आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि था और जो है 1951-52 से 55-56 तक चला था। और जो है उसके बाद आपके एग्जाम में पहले के बाद 12वां याद रखिएगा, जो मैंने बताया 2012 से 17 तक जो चला था, इसका लक्ष्य था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी समृद्धि। मेरे हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए, बीच का नहीं पूछेगा चूंकि ये समाप्त कर दिया गया। ये पूछता है कभी कभी गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना कब था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ था। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप जरूर करिए। कम से कम 2 जगह इसे शेयर करिए, 2 लड़कियों को, 2 लड़कों को शेयर करिए, अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए। भारत में अभी तक योजना अवकाश या जो है 6 बार लगा, ये भी प्रश्न पूछता है। जो है कह सकते हैं वर्षीय योजना नहीं, 1 वर्षीय योजना ऐसे कह सकते हैं। भारत में अभी तक योजना अवकाश या 1 वर्षीय योजना, रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, 6 बार लगा। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद भारत में अभी तक पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना 12 बार लगा। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा 1981 में अमेरिका में अपने एक शोध में हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का प्रयोग किए थे, जिसका संबंध राष्ट्रीय आय से था। प्रश्न आता है एग्जाम में क्या? हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो क्या आंसर आपका लगना चाहिए? यानी इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। आइए नीति आयोग के विषय में देखा जाए। नीति आयोग के विषय में याद रखिएगा, नीति आयोग भारत में वर्तमान में कई रिपोर्ट ये जारी करता है। याद रखिएगा कई रिपोर्ट जारी करता, उसमें से सबसे स्वच्छ कौन है, या सबसे गंदा शहर कौन सा है, या देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में कौन प्रथम स्थान पे है, किस राज्य में क्या है, ये सब इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले नीति आयोग का पूछा हुआ था एक परीक्षा में, बार बार मैंने एक जगह बार देखा था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग को कहा जाता है। राजीव गांधी क्या कहते हैं कि योजना आयोग जोकरों का समूह है। राजीव गांधी कहते हैं योजना आयोग जोकरों का समूह है। अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि जो है भारत का 26 में अगर देखा जाए विश्व में 16वें स्थान पे भारत में, ऐसे समझिएगा 2026 में विश्व में 16वें स्थान में सबसे मजबूत बैंक या ब्रांड भारत के किस बैंक का है? तो याद रखिएगा विश्व में 16वां स्थान स्टेट बैंक का है। लेकिन बेस्ट बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड, अब जब साल बीतेगा तभी ये अवार्ड मिलेगा। तो पिछले साल 25 का ही 26 में परीक्षाओं में पूछेगा, तो 25 में बेस्ट बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड किस बैंक को दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे कि 2026 में विश्व के 16वां सबसे मजबूत बैंक अगर पूछेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। मनरेगा का नाम आप जानते ही होंगे, मनरेगा का नया नाम क्या पड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ कमेंट भी करिए भाई। लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो कमेंट ही कर दीजिए। कितने दिनों के लिए बना है? ये 125 दिनों के लिए बना हुआ है। आइए इसमें देखते हैं योजना आयोग को भंग कब हुआ गया? 15 अगस्त 1914 को। योजना आयोग को भंग करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग का गठन करने की घोषणा 7 दिसंबर 2014 को। और नीति आयोग कैबिनेट से प्रस्ताव हुआ 1 जनवरी 2015 को। ये प्रस्ताव हुआ। ये तीनों पुस्तक को पढ़िए, पूरा जीएस में आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है मंगाने का। 887 रेट है, 599 में आपको मिल जाएगा। पूरी जीएस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरे द्वारा बिखरे हुए कंटेंट को इसमें कलेक्शन किया गया है। और जिनको जीएस की तैयारी, इसको इस नंबर से आप व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं। जिनको तैयारी करना असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस पेपर टक्कर बैच ज्वाइनिंग कर लीजिए, शुरू हो चुका है। जिनको टीजीटी पीजीटी जीएस पेपर ज्वाइन करना ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। जिनको प्रिंसिपल का जीएस बैच ज्वाइन करना ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। जिनको सुपर टेट का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास एकदम रटा के समझा के आपको क्लास में चल रही है। आप क्या करिए, ऐप में ये सब कुछ मिलेगा। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इस क्यूआर कोड से, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लास एग्जाम गुरु लिखकर। आप उसमें जाइए, देखिए, वहाँ से बुक से लेकर सब एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगा। अच्छा लगे तो परचेज करिएगा। फ्री में पर डे टेस्ट होता है सुबह, और जो क्वेश्चन सही करता है उसको वो फुल बरसता है। यानी इसमें जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और करंट अफेयर्स सुबह दीजिए। सभी वीडियो के लिंक हमारे इस पे दे दी जाते हैं, आपको इस पे ज्वाइन करना चाहिए। और ये सबसे अंत में इंपॉर्टेंट बात, आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा, मैं फीडबैक जो है आपका कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। ये वीडियो की अच्छाई बुराई सब कुछ आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।